गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। देवेंद्र कुमार जी आपको भी गुड मॉर्निंग। प्रिया यादव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। एक बार वॉइस क्लियर करिए कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्लासेस को हम सब लोग आगे से देखते हैं। ठीक है, तो वॉइस का बताइए, सब लोग जल्दी जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बात करेंगे। तो कैसी है वॉइस, कैसा है देवेंद्र कुमार जी आप बताइए, कहाँ रह रहे हो आजकल, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो? चलिए, तो आगे हम तो लोग बढ़ते हैं। एक बार वॉइस का कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, और सब लोग जुड़ जाइए। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, खुश रहिए, खुश रहिए। पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। क्लास अगर आप लाइव कर लेते हैं तो बेहतरीन है, नहीं कर पाते तो भी डेली का क्लास देख लिया करिए। ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा एक और आपको एडवाइस है, सब लोग अपना थोड़ा ख्याल रखें। आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, तो तबीयत के खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें। अगर हेल्थ है तो आप पढ़ाई भी मन लगेगा और अच्छे ढंग से समझेंगे। पढ़ने से केवल ये नहीं कि किताबें खोल के बैठना है, चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तभी आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और फिर तभी हम सब लोग उसको बेहतर तरीके से आगे यूज करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, इस समय दिक्कतें चल रही है इसलिए हम आपको बोले। आप भी, हम बिल्कुल हम अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे, कहां पर बात थी, क्या थी उस पर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में सारी बातें लगभग लगभग हमने बता दी थी। इलास्टिक लिमिट भी बता दिया था। इलास्टिक के बाद पहले प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर आपको अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और फिर स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में करा दी है। नेकिंग जोन भी हमने करा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे। आज बहुत बेहतरीन चीजें सीखेंगे, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इंपॉर्टेंट फार्मूले, एक दिन कुछ इसके बारे में बताया भी था, लेकिन फिर से कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूले भी हो सकता है, फार्मूला भी सही है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको देखना है। पहला, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर आप शुरू से क्लासेस कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो हम टेंसाइल टेस्ट डायग्राम बना रहे हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हमेशा क्या क्या मेजर करता है? लोड और उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफ्लेक्शन। ध्यान रखिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, यूटीएम से हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? लोड। लोड अप्लाई किए, कैसे लोड अप्लाई कर रहे हैं? फ्लूइड के द्वारा ग्रेजुअल लोड अप्लाई कर रहे हैं, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं? उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम सब लोग डिफ्लेक्शन मेजर कर रहे हैं। उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफ्लेक्शन मेजर कर रहे हैं। और हाँ, डिफ्लेक्शन अगर पता हो और लोड भी पता हो तो लोड अपान एरिया आपको स्ट्रेस दे देगा, इनिशियल एरिया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और डिफ्लेक्शन अगर पता हो तो डिफ्लेक्शन अपान इनिशियल लेंथ आपको क्या दे देगा? डिफ्लेक्शन अपान इनिशियल लेंथ आपको स्ट्रेन दे देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट फार्मूले में क्या क्या बातें हैं, अगर कोई पूछे कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, तो सर जहां तक ये लीनियर होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। अब प्रोपोर्शनल लिमिट के क्रॉसपॉन्डिंग दो बातें हैं। अच्छा, कल एक बात छोड़ के गए थे कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में डिफरेंस बताएंगे। एक बार कंफर्म करिएगा, ये बात शायद छोड़ के गए थे ना आप पर, कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में डिफरेंस बताएंगे। बताया था नहीं? कल ये बात छूटी थी ना यहाँ पर, एक बार कंफर्म करिए। कल यहीं पे लास्ट क्लास में हमने बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, और फिर फेलियर के बारे में हमने आपको बताया था। तो फेलियर क्या था? फेलियर आपका क्या था? इंटेंडेड फंक्शन को, जो आपकी मनसात्मक, जो आपका इंटेंडेड फंक्शन उसको फुलफिल ना कर पाना ही फेलियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जो आपने जिसके लिए डिजाइन किया उसको फुलफिल ना कर पाना ही क्या है? फेलियर है। ठीक, तो कल लास्ट में यही बात हुई थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में आपको हम डिफरेंस बताएंगे। खैर चलिए, तो इंपॉर्टेंट फार्मूले से पहले चलो उसी को कर लेते हैं, फिर फार्मूला एक साथ सब कुछ करेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ वर्सेस क्या था? स्ट्रेस। अगर आपको याद हो तो एक दिन हमने प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस भी कराया था। प्रेशर क्या था? एक्सटर्नल
कंप्रेसिव, जिसको हम नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर था, और प्रेशर एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करेगा, जबकि स्ट्रेस क्या था, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया क्या था, स्ट्रेस था। स्ट्रेस आपका नॉर्मल भी हो सकता है, शियर भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, जबकि प्रेशर क्या था कि ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर का होगा। तीसरी बात, प्रेशर एक मेजरेबल वैल्यू है जिसको मेजर किया जा सकता है, जबकि स्ट्रेस एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसको मेजर हम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही ना? तो ये सारी चीजें थी। किसी भी अलोंग मतलब आपका नॉर्मल टेंजेंशियल कुछ भी हो सकता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड तो करता है कितना लोड है, पर एक्सटर्नल लोड नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बात समझ में आ रही? तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोग आगे आते हैं स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस। अब बताइए स्ट्रेंथ क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो स्ट्रेंथ ताकत, सामर्थ्य क्या है? जैसे आप देखो अपने आप को ही मटेरियल मान लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद अगर अपने आप को मटेरियल मान लिए, तो जैसे कोई आपका ये मसल्स ऐसे खींचेगा तो पहले क्या होगा, वो पकड़ेगा, पकड़ते ही आपको कैसे पकड़ने का एहसास होगा? पकड़ने का एहसास तभी होगा जब वो पकड़ के डिफॉर्म करेगा, जब वो कुछ प्रेस कर देगा, और जब डिफॉर्म किया तो आपके अंदर तुरंत रेजिस्टेंस की क्षमता आ गई। गुरुजी ये तो डिफॉर्म कर रहा है, अब तो भैया हम विरोध करेंगे। तो जैसे उसने डिफॉर्म किया तुरंत आपने विरोध तो किया, लेकिन वो बल है, कुछ ना कुछ डिफॉर्म करता रहेगा, आप विरोध करते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका विरोध उस बल के बराबर हो जाएगा, वहीं पर डिफॉर्मेशन रुक जाएगा। ऐसे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल क्या कह रहा है कि मटेरियल कह रहा है हमारी एक ताकत है। अब जैसे आप ही है, आपसे हम कहे कि भैया क्या कितनी रोटी खा सकते हो? 50 उड़ा देंगे गुरुजी। तो अब मान लीजिए 50 खा लेंगे, तो 50 खा लेना ये आपकी स्ट्रेंथ है। खाने को मिलवे नहीं करेगा तब क्या करोगे? ठीक है। कैपेसिटी क्या है, एक लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वो स्ट्रेंथ है। जो आप पाए या ना पाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ एक क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रेस है। ये क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रेस है। ये आपका स्पेसिफिक स्ट्रेस है। जैसे अगर हम आपसे कहें यील्ड स्ट्रेंथ, तो यील्ड स्ट्रेंथ आपको क्या समझाता है कि भैया इस स्ट्रेस पर आपका मटेरियल यील्ड हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ एक स्ट्रेस की स्पेसिफिक वैल्यू है, विशिष्ट वैल्यू है। बात समझ में आ रही? और स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि ये कितना स्ट्रेस बिना किसी फेल्योर के सह सकता है। कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेस बिना किसी फेल्योर के सह सकता है। जैसे जैसे रोटी का एक एग्जांपल दिया था कि आप 50 खा सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि गुरुजी हम 50 खा सकते हैं। लेकिन खाना या ना खाना वो अलग विषय है। ठीक है। आप सोए हुए हैं तब भी आपको कहेंगे भैया ये वो है उनका 50 रोटी, वो 50 खा सकते हैं, वो 60 खा। तो हर एक की स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। स्ट्रेंथ सबकी क्या होगी, अलग। पर स्ट्रेंथ ये नहीं कहता कि रोटी घर में है कि नहीं है। और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर लोड ही नहीं लगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो स्ट्रेस कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रेस कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और अगर हम विरोध किए और विरोध किए तब आएंगे। तो स्ट्रेस एक तरीके से क्या है, स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द, ये क्या है, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल लोड। स्ट्रेस आपका क्या होगा, एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करेगा। अगर आपने एक्सटर्नल लोड का कभी भी राजेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने कभी भी लोड लगाया और उसका रेजिस्टेंस नहीं आया तो स्ट्रेस नहीं होगा।
पर स्ट्रेंथ एक फिक्स वैल्यू, हर किसी की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो फिक्स होगी। या मान लीजिए जैसे एग्जांपल कि हम मान लीजिए 100 किलो उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा बता दिए, चलो 50 किलो। अगर मान लीजिए हम 50 किलो उठा सकते हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, पर हम 50 उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे हम नहीं जानते। हमें 50 नहीं उठाएंगे, हम बहाना मार जाएं, लेकिन उठाना एक मतलब क्षमता जो है वो 50 है कि 50 किलो बिना किसी फेल्योर के हम उठा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ एक स्पेसिफिक स्ट्रेस है जिसको कोई भी मटेरियल बिना किसी फेल्योर के क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। जबकि स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस आपके एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस अपने आपके साइज पर डिपेंड करेगा। अगर लोड सेम हो और साइज अलग अलग हो तो स्ट्रेस सेम नहीं आएगा। अगर लोड सेम हो और साइज अलग अलग हो तो स्ट्रेस सेम नहीं आएगा। बात समझ में आ रही। पर स्ट्रेंथ किसी एक मटेरियल का फिक्स होगा। जैसे आपको हमने माइल्ड स्टील बोल दिया, तो माइल्ड स्टील का मान लीजिए कि इलास्टिक यील्ड पॉइंट कुछ है, तो यील्ड पॉइंट चाहे माइल्ड स्टील मोटा हो चाहे पतला हो, माइल्ड स्टील एक मटेरियल है और मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। और जब कोई चीज फिक्स होगी तो वो क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी। वही चीज क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी। तो स्ट्रेंथ मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, जबकि स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ अगर प्रॉपर्टी है तो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में। तो आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ कभी भी मटेरियल के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, वो शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल लोड पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर बात हो गई ना। तो आप दोनों आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है, एक स्पेसिफिक स्ट्रेस है जिसको मटेरियल बिना किसी फेल्योर के सह सकता है। और स्ट्रेस क्या है कि जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया है। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है, अगर मटेरियल है तो प्रॉपर्टी जिंदा है और उसका स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ फिक्स होगा। बात समझ में। लेकिन अगर मटेरियल है उसमें स्ट्रेस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक लोडिंग नहीं होगी, जब तक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स नहीं आएगा, तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। तो स्ट्रेंथ अगर हम बोले माइल्ड स्टील का यील्ड पॉइंट आपका 110 मेगापास्कल है, अगर माइल्ड स्टील का यील्ड पॉइंट आपका 110 मेगापास्कल है, इसका मतलब है कि माइल्ड स्टील पर लोड हो और चाहे ना हो, उसका 110 मेगापास्कल यील्ड पॉइंट होगा। जबकि स्ट्रेस क्या कहेगा, स्ट्रेस कहेगा कि जब लोड लगेगा तब कुछ हम आएंगे। तो स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। और क्या है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये आपका पहला स्पेसिफिक स्ट्रेस। दूसरा ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेंथ आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है और ये क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स किस पर डिपेंड करोगे भैया तुम, तो ये डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन शेप, उसका साइज और उसके बाद क्या होगा, एक्सटर्नल लोड पर भी, एक्सटर्नल लोड पर भी। तो जो स्ट्रेस है वो शेप, साइज और एक्सटर्नल लोड सब पर डिपेंड करेगा, जबकि स्ट्रेंथ क्या है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है सब लोग, ठीक। दोनों का मात्रक अगर दोनों की यूनिट देखें तो दोनों की यूनिट सेम होगी, और स्ट्रेस की भी यूनिट मेगा पास्कल, पास्कल बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक दिन हमने इस पे पूरा यूनिट पर ही बात किए थे। एक बात ध्यान रखिए, फिर से इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, देखिए स्ट्रेस प्रेशर, स्ट्रेस प्रेशर स्ट्रेंथ, स्ट्रेस प्रेशर स्ट्रेंथ और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी होगा, और बल्क मॉडुलस, सबका मात्रक सेम होता है, सबका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। एक साथ ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस प्रेशर स्ट्रेंथ यंग्स मॉडुलस जी एंड के। एक स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में फिर से हम आपको डिफरेंस करा रहे हैं, बहुत बेहतरीन है, इसको ध्यान दीजिएगा।
जैसे हमारी 4 उंगली, हमारी और आपकी नहीं बात कर, अगर हमारी और आपकी बात कर देंगे चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि मटेरियल बदल जाएगा, आपका स्ट्रेंथ कुछ और होगा, हमारा स्ट्रेंथ कुछ और होगा। तो हमारी 4 उंगलियां हैं, चारों उंगलियां सेम मटेरियल की बनी होंगी। ऐसा तो नहीं कि इसमें कैल्शियम ज्यादा बढ़ गया, इसमें कम बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। तो चारों का मटेरियल सेम होगा। चारों का मटेरियल अगर सेम है तो चारों की स्ट्रेंथ सेम होगी। क्या बोला हमने? चारों की। अब कहोगे गुरुजी नहीं, ये बीच वाली मोटकी उंगली ज्यादा उठा लेता है। अरे भैया क्या बोला, फिर से समझो। चारों का स्ट्रेंथ सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। अब चारों का स्ट्रेंथ सेम होना क्या कह रहा है? चारों का स्ट्रेंथ सेम होना क्या कह रहा है? तो अगर हमारी सेम चारों उंगलियां हैं, जो यहाँ पे चारों उंगलियां हैं, चलो भाई जैसे भी मान लो, तो ये आपके चारों उंगलियों का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम बोलते ही स्ट्रेंथ चिल्ला के कहा कि भैया हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब, स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हर कोई 140 मेगापास्कल पर फेल करेगा तो 140 पर हर कोई फेल होगा। हर कोई क्या होगा? 140 मेगापास्कल पर हर कोई उंगली टूटेगी, ये ध्यान रखिए। हर कोई आपका अपना इंटेंडेड फंक्शन छोड़ देगा। पर ये अलग बात है कि जब एरिया ज्यादा होगा, जब एरिया ज्यादा होगा तो आपको स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा लोड लगाने पर स्ट्रेस डेवलप होगा। और जिसका एरिया कम होगा, जैसे आपने इस पतली वाली उंगली को देखा, तो इस वाले उंगली का एरिया कम है, तो कम ही लोड पर 140 डेवलप हो जाएगा और तुरंत फेल हो जाएगा। स्ट्रेंथ ये कहता है भैया इस वाले स्ट्रेस पर हम फेल हो जाएंगे, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेस है, इस पर हम फेल, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है सहने की। बात समझ में? तो ऐसे अगर कोई आपकी ये पतली वाली उंगली है, इस पर आपने खींचा, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो कम ही लोड पर 140 आ जाएगा। और अगर ये बीच वाली उंगली है, बीच वाली उंगली जो कि मोटी है, मिडिल फिंगर, तो ये मोटी है, अगर इसको खींचा जाए तो इसको खींचने में क्या होगा? आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इसकी तुलना में, और सब में डेवलप होना 140। हम आपसे कहे कि भैया हम टारगेट कर लिए हैं कि 140 मेगापास्कल डेवलप कराएंगे। अब जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें आपको लोड भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसका एरिया कम होगा उसमें आपको लोड भी कम लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि आप सब लोग लोड के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ जज करते, नहीं, लोड स्ट्रेंथ नहीं है। लोड स्ट्रेंथ क्या है कि स्पेसिफिक स्ट्रेस है जिस पर मटेरियल फेल हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि पतली वाली जो उंगली है, जो आपकी स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर की भी स्ट्रेंथ वही है, और फोर फिंगर की भी स्ट्रेंथ वही है, मिडिल फिंगर की भी स्ट्रेंथ वही है, और रिंग फिंगर की भी, चारों की स्ट्रेंथ आपकी सेम है। बस ये आपकी मोटी है तो वही स्ट्रेस डेवलप करने में लोड ज्यादा लगाना पड़ता है, और आपको लगता है कि हम इससे ज्यादा लोड उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो लोड ज्यादा उठा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बात समझ में? लोड ज्यादा उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि स्ट्रेंथ ज्यादा है। दोनों का सारे उंगली फेल करेंगे 140 पर। ये बात अगर समझ में आई तो एक बार थम्स अप करके बताइए सब लोग। ये बात समझ में आई? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बार समझिए इसको। अगर समझ में आए तो एक बार थम्स अप करके बताइए, ठीक है? तो स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल, ठीक है? तो स्ट्रेंथ एक आपका गुण होगा, किसका? प्रॉपर्टी मटेरियल का। जैसे हमारा ही स्ट्रेंथ कि हम 50 उठा सकते हैं तो वो फिक्स हमारा गुण है कि हम 50 उठा सकते हैं, मटेरियल है। पर ये 50 हम उठाएं या ना उठाएं, या अगर हम मान लो कल को मोटे हो गए तो वही 50 के लिए ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा, 50 पर ही हम फेल होंगे, स्ट्रेस मान लीजिए। तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि स्ट्रेंथ इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेस। अब दो बातें और, डक्टाइल मटेरियल का जो होता है उसमें आपको कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन दिखता है फेल्योर से पहले। कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन क्या होता है? दिखता है फेल्योर से पहले। तो इसीलिए डक्टाइल मटेरियल में हम यील्डिंग को ही फेलियर मान लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? यील्डिंग, अगर आप बताइए यील्डिंग से कहीं बहुत दूर, कोसों कोसों दूर, गब्बर वाला, कहीं यील्डिंग जहां हुआ
वहां से कहीं कोसों दूर, इससे कहीं कोसों दूर पर क्या है, फ्रैक्चर। अगर हम यील्डिंग को ही फेल्योर मान लिए तो क्या होगा कि हम मतलब ओवर सेफ जा रहे हैं कि भैया थोड़ा सा बढ़ना शुरू ही हुआ, फिर टूटा भी नहीं है, टूटेगा बहुत दूर पर, फ्रैक्चर पर। तो अगर अच्छा कोई लोग कहा कि कह रहा हम बताएंगे नहीं कि यील्ड होंगे, तो उसमें हमारी मजबूरी है। लेकिन जो मटेरियल ये बता रहे हैं कि हम यील्ड होंगे, तो वहां पर यील्डिंग को ही क्या मान लिया जाएगा, फेल्योर। और जब यील्डिंग को फेल्योर मानेंगे तो उसकी डिजाइन किस पर होगी, यील्ड स्ट्रेंथ पर होगी। उसकी डिजाइन किस पर होगी, यील्ड। तो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनका स्ट्रेंथ जो होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ होता है। जबकि ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं, ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग होता ही नहीं, अचानक टूट जाते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल में आपका आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रिटल को हमेशा अल्टीमेट पर डिजाइन करते हैं और डक्टाइल को हमेशा यील्ड पर डिजाइन करते हैं। और यील्ड पर डिजाइन करने से आप सेफ भी रहते हैं। क्यों, क्योंकि अभी ब्रेकिंग नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात, ये भी बात नोट करके रखिएगा। तो अब हम सब लोग थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले रिलेटेड टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले रिलेटेड टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, ध्यान सुनिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक्चुअल में लोड और डिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मेजर्स तो क्या होगा, लोड एंड डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। इसके बाद ये आया कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब अगर कोई कहे यील्ड पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, तो सर प्रोपोर्शनल लिमिट ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वही उसका प्रोपोर्शनल लिमिट बताएगा। हम आपको शुरू से भी बता रहे हैं कि हर एक पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग स्ट्रेस जो होगा वही क्या बताएगा, उस लिमिट को बताएगा। तो अगर प्रोपोर्शनल, अब एक तो ये है कि अगर ये आपको यहां का वैल्यू पता हो तो बहुत अच्छा है, वैल्यू पता है, आपने प्रोपोर्शनल लिमिट बता दिया। किसी ने नहीं, किसी ने कहा कि हम यहां पर जब प्रोपोर्शनल लिमिट है उस समय का लोड बताएंगे। तो लोड जब बताएंगे तो आप कहोगे प्रोपोर्शनल लिमिट इक्वल टू लोड, लोड एट प्रोपोर्शनल एट पॉइंट पी, जिसको बोल दीजिए एट पॉइंट ए अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड क्रॉसपॉन्डिंग टू प्रोपोर्शनल पॉइंट, लोड क्रॉसपॉन्डिंग टू प्रोपोर्शनल पॉइंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही क्या कहलाएगा आपका, यही आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिमिट दिया रहेगा और कभी कभी दिया रहेगा कि प्रोपोर्शनल लिमिट पर हमारा लोड 10 किलो न्यूटन था और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया रहेगा। अगर नहीं दिया तो गेज डायमीटर हम आपको बता चुके हैं 12.5 mm होता है। शुरू में ही आपको स्पेसिमेन बनवाए थे हम, अगर आपको याद हो तो। बात समझ में आ रही, रेगुलर क्लास करते रहे, बहुत बेहतरीन सारी चीजें सिखा देंगे, एकदम खून में बसा देंगे सोम, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के क्रॉसपॉन्डिंग लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। अब किसी ने कहा नहीं नहीं हमें इलास्टिक लिमिट चाहिए, हमें क्या चाहिए, इलास्टिक लिमिट चाहिए। तो अब इलास्टिक लिमिट डायरेक्टली बता दो गुरुजी, इतना होता है इलास्टिक लिमिट। चलो भाई ठीक है, इलास्टिक लिमिट जो होता है डायरेक्टली बता दिए। और किसी ने कहा नहीं नहीं इलास्टिक डायरेक्टली नहीं बताएंगे, उसके बी पॉइंट की क्रॉसपॉन्डिंग हम आपको डायरेक्टली बता दे तो यही इलास्टिक लिमिट है। यही क्या है, इलास्टिक लिमिट है, सिग्मा बी। पर अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया, लोड दिया है, तो सिग्मा बी जो होगा वो क्या होगा, लोड क्रॉसपॉन्डिंग टू पॉइंट बी, लोड एट पॉइंट क्या होगा, लोड एट पॉइंट बी अपॉन ओरिजिनल। क्यों, सब कुछ इंजीनियरिंग चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है, इंजीनियरिंग चल रहा है। बोले ये सब फार्मूले हैं, टेंशन नहीं लेना यार। कभी लोड दिया रहे तो आपको गुरुजी तो फार्मूले नहीं बताए यार। अरे लोड अपॉन एरिया ही तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग स्ट्रेस होगा, तो इसमें कोई नई चीज नहीं बताया। ठीक है, ऐसे अगर यील्ड पॉइंट की बात करें तो यील्ड देखिए, यील्ड दो होता है, एक अपर यील्ड और एक लोअर। जेन्युइन बात करें तो लोअर ही आपका यील्ड पॉइंट होता है। पर ये ध्यान रखिए, यील्डिंग स्टार्ट अपर पर होता है। यील्डिंग स्टार्ट अगर अपर तक लोड नहीं किए तो सी डैश तक लोड नहीं किए तो सी नहीं आएगा। तो सी
नहीं आएगा। तो यील्डिंग स्टार्ट हमेशा कहां होता है? यील्डिंग स्टार्ट होता है अपर यील्ड पॉइंट पर और होता किस पर है? लोअर यील्ड पॉइंट पर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यील्ड पॉइंट बताओ, यील्ड पॉइंट जो होता है वो क्या होगा? तो यील्ड पॉइंट आप बताओगे गुरुजी लोड एट पॉइंट सी, लोड एट पॉइंट सी अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड एट पॉइंट सी अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आई? एकदम क्लियर समझ में आई? ऐसे जब आएगा अल्टीमेट पॉइंट, जब आपका क्या आएगा? अल्टीमेट पॉइंट, तो अल्टीमेट पॉइंट क्या होगा? अल्टीमेट पॉइंट आपका होगा, अल्टीमेट क्या होगा? लोड एट पॉइंट ई, लोड एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पर लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। पूरी बात क्लियर हुई सबको? सबको समझ में आया? एक बार सब लोग बताइए कि सबको समझ में आया? तो लोड एट पॉइंट ई अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सारी चीजें हम आपको करा रहे हैं और एकदम क्लियर ढंग से आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बातें हो चुकी। हमने आपको टाइप्स ऑफ लोड भी करा दिया, स्ट्रेस स्ट्रेन भी करा दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो गया, यूनिट ऑफ स्ट्रेस भी हो गया, और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन भी करा दिया। सेकंड मॉडुलस के बारे में भी बता दिया, टेम्परेचर वेरिएशन के भी बता दिया, और कल हमने आपको एनर्जी के बारे में भी बता दिया था। कल हमने शायद रबड़ के बारे में भी बता दिया था आपको। ठीक है, तो रबड़ के बारे में भी कल बात हो गई थी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्या है कि फार्मूले, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें तो हो गई, रबड़ एक स्पेसिफिक मटेरियल, ये सब हो गया था। ठीक है, ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बात। एंड स्ट्रेस सिस्टम, इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, दो तरीके का स्ट्रेंथ होगा। एक होगा आपका, ये क्या होगा? यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड और वाईटी लिखने का मतलब टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। वाईटी लिखने का क्या मतलब है? टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ जो आपका है वो क्या है? एस वाई, एस का मतलब स्ट्रेंथ यहां पर लिख दिया गया। तो यील्ड स्ट्रेंथ इट इज यूज्ड टू डिजाइन ऑफ डक्टाइल मैटेरियल। अब क्वेश्चन, डक्टाइल क्या होता है? इतने देर से चिल्लाए यारो, डक्टाइल क्या होता है? अब इस पर ध्यान दीजिएगा, डक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर हम डिजाइन करते, इट इज यूज्ड टू डिजाइन ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? दोनों चीजें एकदम इंपॉर्टेंट बात कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, दोनों पर अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा क्या करेंगे? ब्रिटल मटेरियल को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पर डिजाइन करेंगे और डक्टाइल मटेरियल को हमेशा यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ पर क्या करेंगे? डिजाइन। अब गुरुजी ये बताओ कि डक्टाइल मटेरियल क्या है? जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे और सब लोग को आता है, तो डक्टाइल क्या है? डक्टाइल, डक्टाइल कोई डक्ट है क्या? नहीं, तो डक्टाइल इसको हम सब लोग कहते हैं तन्य, और डक्टिलिटी मतलब तन्यता हो जाएगा। और ब्रिटल, ये दोनों क्या होता है आप बताओगे थोड़ा ध्यान से। तो ब्रिटल का मतलब क्या हो गया? भंगुर। हिंदी भी जाने रहिए थोड़ा सा, कभी कभी भंगुरता पूछा जाता है, ब्रिटलनेस। तो डक्टिलिटी क्या है? सिंपल, सुनिएगा ध्यान से। किसी भी मटेरियल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, फिर से किसी भी मटेरियल ऐसे खींचे खींचे खींचे, अब बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर खींचे और ये अभी टूटा नहीं, खिंच गया, टूटा नहीं, ऐसे खिंचता चला गया, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाने का मतलब डक्टाइल है। अब क्वेश्चन है, किसी भी मटेरियल के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी डक्टिलिटी कहलाती है। वायर के फॉर्म में
कन्वर्ट होने की एबिलिटी क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी। अब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी का मतलब क्या है कि लंबाई कितनी बढ़ा सकते हो। जैसे कोई अगर आपको मान लीजिए 50 ग्राम गोल्ड दे दिया, अरे बहुत ज्यादा हो गया, 50 ग्राम अगर गोल्ड दे दिया और उस गोल्ड को खूब पतला 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 खींचे जा रहे हैं, 3-4 किलोमीटर की रस्सी बना दिए, तो वो ज्यादा डक्टाइल हो गया। और अगर ब्रिक दे दिया, ईंट दे दिया गया, तो उसको खींचे का जब तक खींच के टूट जाएगा, बढ़ेंगे नहीं। सिरेमिक दे दिए, ग्लास दे दिए, तो वो कहा कि हम लंबाई में बढ़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या है? ब्रिटल। तो फिर से वायर के फॉर्म में, तो ध्यान दीजिएगा, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी। और वायर के फॉर्म में ना कन्वर्ट होने की एबिलिटी क्या होगी? ब्रिटलनेस। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रिटलनेस क्या होगा? तो विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, विदाउट एनी डिफॉर्मेशन ब्रेकिंग हो जाए तो क्या कहलाएगा? ब्रिटल मटेरियल। विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन एट ब्रेकिंग, नो डिफॉर्मेशन एट क्या हो? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग पर कोई डिफॉर्मेशन ना हो, तो ये हो गया ब्रिटल। सिंपल सी बात समझ में आ गई सबको? नहीं समझ में आए, अब तुरंत बोलोगे डक्टिलिटी क्या है? एक टेंसाइल प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी आपका क्या है? एक टेंसाइल प्रॉपर्टी। क्यों? खींच खींच के ही तो वायर बनाओगे। तो डक्टिलिटी क्या है? कि टेंसाइल लोड अप्लाई करने पर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी डक्टिलिटी है। तो ये एक क्या है? टेंसाइल प्रॉपर्टी है। और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल कह रहा है कि विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब इतना खतरनाक है कि आएगा और कहेगा टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा तुम्हें। डक्टाइल ये है कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए, देखिए डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ना तो ठीक है सर, वायर के फॉर्म में जो ज्यादा कन्वर्ट होगा वो डक्टाइल होगा। क्वेश्चन ये है कि डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी? टेंसाइल प्रॉपर्टी है, खींच के ही वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो तीसरा आया कि डक्टिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, किसी भी मटेरियल का डक्टाइल होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ध्यान रखिए, डक्टाइल अगर है तो ये क्या होगा कि सडनली फेल नहीं होगा, पहले यील्ड होगा, और यील्ड हमें इंडिकेट कर देगा कि ये टूटने वाला है, इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। तो डक्टाइल मटेरियल एक तो यही है कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडिकेट करता है कि फेल होने का तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से, अगर आप प्लास्टिक जैसे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कर रहे हैं, एक कोई सीट है, एक कोई आपकी क्या है? सीट है, और इसको प्रेस कर दिए, दो चीजें हो सकती है, प्रेस करने पे टूट सकता है और प्रेस करने पर हो सकता है कटोरी बन जाए। प्रेस करने पर हो सकता है क्या बन जाए? कटोरी बन जाए। तो देखिए, कटोरी बन के और प्रेस करते जाओ, कट के निकल जाओ, ठीक है, पर कटोरी के फॉर्म में क्यों आया बिना ब्रेक हुए? क्यों? क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन किया जा सकता है फेल्योर से पहले, इसमें आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो डक्टिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स में इंडिकेशन मिलता है फेलियर होने से पहले, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम एबिलिटी जान पाते हैं कि ये आपका कितने एक्सटेंट तक बिना फेल्योर डिफॉर्म हो सकता है, कितने एक्सटेंट तक क्या हो सकता है? बिना फेल्योर डिफॉर्म हो सकता है। बात एकदम समझ में आई? तो डक्टिलिटी की इंपॉर्टेंस यहीं पर है। मैन्युफैक्चरिंग वाला कहेगा कि अच्छा ये इतना लंबा बिना कभी टूटे हुए खींचा जा सकता है, तो हम उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको पाइप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना फेल्योर के इतना लंबा खींच सकता है। और ब्रिटल कह रहा नहीं, हम बिना डिफॉर्मेशन के तुरंत गए, खत्म मामला। तो इसी में दो बातें और, डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो हमेशा यील्ड पॉइंट पर डिफाइन क्या होंगे? डिजाइन होंगे, और ब्रिटल मटेरियल हमेशा। अब आप एकदम ईमानदारी से बताइए, अगर किसी मटेरियल को तोड़ोगे तो कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो बिना डिफॉर्म हुए ब्रेक हो जाए। जैसे आप अगर दो कांच, ऐसे कांच को गए ऐसे कट से तोड़ दिए, जब कांच को तोड़ोगे फिर बाद में जब सेट करोगे तो एकदम परफेक्टली सेट नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपको लगेगा कि परफेक्टली सेट हो रहा है, पर परफेक्टली सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होना तय बात है।
और अगर बिना डिफॉर्मेशन के टूटता नहीं तो ब्रिटल कैसे कहें और कैसे डक्टाइल कहें, ब्रिटल कैसे कहें और कैसे डक्टाइल कहें। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सीमा रेखा आएगी, कौन आएगा, सीमा रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल वाला। तो अब ये सीमा रेखा क्या है, अगर डिफॉर्मेशन उसके डायमेंशन से 5% से कम है, 5% से क्या है, कम है, तो ब्रिटल मटेरियल। जैसे आपने खींचा, फ्रैक्चर हुआ, और फ्रैक्चर डिफॉर्मेशन उसके साइज से क्या है, 5% से कम है। अब देखिए 5% अगर कभी हम क्या करें कि जैसे लंबाई में ही है, हम इसको खींचे और ये लंबा होके भी टूट सकता है, तुरंत भी टूट सकता है, ये बढ़ के भी टूट सकता है और तुरंत भी टूट सकता है। अब इसमें अगर हम पूछे चेंज इन लेंथ क्या होगा टूटने पर, चेंज इन लेंथ एट ब्रेकिंग, चेंज इन लेंथ एट ब्रेकिंग। तो चेंज इन लेंथ एट ब्रेकिंग अगर कहें तो आपको होगी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। और परसेंटेज चेंज की बात करें तो परसेंटेज चेंज होगा, वो क्या होगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपान एल इनिशियल इंटू 100। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज क्या होता है, एल फाइनल चेंज अपान ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपान ओरिजिनल इंटू, और चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। बात समझ में आ रही है एकदम से, एकदम बात क्लियर हो रही है, सब लोग थम्स अप करके बताइए। तो एल फाइनल माइनस एल नॉट अपान क्या हो गया, 100। अब अगर लंबाई में चेंज 5% से कम है तो ब्रिटल, और वो भी कब, फ्रैक्चर पर, वो भी कब, फ्रैक्चर पर। ऐसा नहीं लोड ही हल्का सा लगाए हुए तोड़े नहीं तो 5% क्या 0% हो सकता है, बिना लोड के कोई डिफॉर्मेशन ही ना हो। पर फ्रैक्चर के समय डिफॉर्मेशन अगर 5% से कम है तो ब्रिटल, और अगर ज्यादा है तो डक्टाइल। अगर ज्यादा है तो मतलब आप क्या कहोगे सर 5% से ज्यादा लंबा होके टूटा है, और अगर उससे कम लंबा होके टूटा तो ब्रिटल मटेरियल। याद रहेगा ना, एक एक बातें बता रहे हैं सब कुछ। अब ध्यान दीजिए, क्या डक्टिलिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? अब आइए, डक्टिलिटी क्या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है? पहली बात तो हम सोचिए सर डक्टिलिटी क्या है, वायर के फॉर्म में चेंज होने की एबिलिटी। सिंपल सी बात है, किसी भी मटेरियल के वायर के फॉर्म में चेंज होने की क्या है, एबिलिटी, डक्टिलिटी है। तो क्या डक्टिलिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकती है? जैसे स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ मटेरियल की प्रॉपर्टी था, वो कहा कि हम कहीं भी पड़े रहे तो हमारा अगर 140 पर फेल हो तो 140 पर ही होंगे, लगाओ 140, अगर 140 से ज्यादा लगा लेंगे तो चले जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं लगाओ नहीं टूटेंगे, नहीं फेल होंगे। अब डक्टिलिटी क्या है, तो किसी भी मटेरियल का वायर के फॉर्म में एबिलिटी। अब कोई भी मटेरियल वायर के फॉर्म में हो सकता है, चेंज हो सकता है कि नहीं, ये वो मटेरियल ही डिसाइड करेगा। ये क्या कौन डिसाइड करेगा, मटेरियल। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ब्लैक स्मिथी के पास गए, लोहार के पास गए और उसको कह दी ईंट का हसिया बना दो, कहेगा बेवकूफ हो क्या यार, फटक के मारेंगे, बता दे रहे हैं। कहेगा ईंट का हसिया कैसे, क्यों, क्योंकि ईंट को क्या वो ईंट को दूसरा शेप दे सकता है क्या? वो कहेगा नहीं भैया, ये तो यार डक्टाइल, ये तो ब्रिटल है, ईंट ब्रिक जो है वो क्या है, ब्रिटल है, वो बिना क्रैक के तुरंत गया, बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाएगा। तो हर बार हैमरिंग करे टूट जाए। लेकिन अगर ये स्टील हो तो हाँ जानता, अरे यार तुम तो बहुत बढ़िया मटेरियल ले आए, बहुत शानदार, इसको तो पीट के हसिया बना देंगे, खुरपा बना देंगे, फावड़ा बना देंगे। समझ में आया? तो डक्टिलिटी हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और इससे अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड को सुनार जानता है, खींच के लंबा कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। और जब कर सकते हैं तो गोल्ड का वो कोई भी शेप दे देगा, वायर को मोड़ के बिना टूटे वो वायर मुड़ जाएगा, बिना ब्रेकिंग के, क्योंकि वो डक्टाइल है। तो डक्टिलिटी किसी एक मटेरियल की क्या हुई, प्रॉपर्टी हुई। और जब प्रॉपर्टी हुई तो गुरुजी नापो, जैसे आपको हम बता चुके इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और इलास्टिसिटी अगर प्रॉपर्टी होती है, रिगेन करने की प्रॉपर्टी होती है, तो कैसे नापोगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। किससे नापेंगे, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी से। बात एकदम समझ में आ रही ना? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से अगर इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं तो डक्टिलिटी कैसे नापें? तो डक्टिलिटी नापेंगे परसेंटेज चेंज इन लेंथ में या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया में। जैसे अब कोई मटेरियल है, खींच के वायर बनाए, किसी को ज्यादा किसी को कम, तो ये बात कैसे पता चलेगा? ये कहेगा गुरुजी परसेंटेज चेंज इन लेंथ एट फ्रैक्चर निकाल लो। परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो अगर ज्यादा परसेंटेज चेंज इन लेंथ है तो ज्यादा डक्टाइल है, और अगर कम परसेंटेज चेंज इन लेंथ है तो कम डक्टाइल है, बस। और क्या भाई? और जब कोई लंबाई बढ़ती जाएगी तो क्रॉस सेक्शन तो घटता जाएगा, और इसी को दूसरे टर्म में भी नापा जा सकता है। डक्टिलिटी को परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया में भी नाप सकते हैं। परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डक्टिलिटी हमेशा दो टर्म में नापी जाती है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ या फिर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। कोई भी प्रॉपर्टी जब बताएंगे ना तो प्रॉपर्टी नापने का भी जानना है। जैसे आपको प्रेशर अगर प्रॉपर्टी, तो प्रेशर नापना आना चाहिए भैया, तभी प्रॉपर्टी। नहीं तो कैसे जानेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी की एक वैल्यू होगी, किसी ना किसी तरीके से नापा जाएगा। तो डक्टिलिटी आपने कहा। अब परसेंटेज चेंज इन लेंथ बोल दिए। अब क्या होता है परसेंटेज चेंज इन लेंथ? परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या होता है? तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ आपके हिसाब से क्या होने वाला है? तो आप कहोगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100। अब दो मटेरियल हैं, दोनों को खींच के तोड़ा, जिसकी लंबाई में टूटने के समय चेंज ज्यादा होगा वो ज्यादा डक्टाइल होगा। और अगर चेंज ही नहीं हुआ, अरे गुरुजी वो तो ब्रिटल है, गुरुजी वो तो ब्रिटल है। समझ में आया? ऐसे इसी को परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी बोल सकते हैं। परसेंटेज रिडक्शन इन कहां पर? एरिया। तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या होगा? तो जब रिडक्शन वर्ड पहले ही बोल दिया, इसका मतलब पहले ज्यादा था। तो यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर होने वाला है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू 100। इस कॉपी को नोट कर लें। अगर परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ भी ज्यादा है तो डक्टिलिटी ज्यादा है, और अगर परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी ज्यादा है तो भी डक्टिलिटी ज्यादा है। अगर 5% से कम है तो कहेगा डक्टाइल नहीं है, फालतू चुतिया ना बनाओ, ये डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल मटेरियल है, बेवकूफ ना बनाओ। ठीक है, आगे बढ़े। एकदम समझ में आ रहा ना? बेवकूफ नहीं बनना। ठीक है, चलिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए, अब एक आपका मान लीजिए कोई भी मटेरियल था और ये 100 mm का था। कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, 100 mm का था और गए और हुमुक खींच दिए, ऐसे खींच दिए, कस के खींच दिए, और खींचने पर ये कहा कि गुरुजी आप बहुत कस के खींचो, टूट जाएंगे। टूटने के समय ये बताया कि हमारी लंबाई 120 mm हो गई। जब ये टूटने वाला था, जब यहाँ पे ये क्या था, टूटने वाला था, तो 120 हो गया। तो आप बताओ परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या होगा? आपको गुरुजी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो अब बताइए फाइनल कितना हुआ? 120 माइनस 100 अपॉन 100 इनटू 100 इक्वल टू क्या आ गया? 20। अरे ये तो खतरनाक डक्टाइल है यार, 20% बढ़ गया। डक्टाइल ब्रिटल 20% आया। 20% का मतलब क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, 100 का 120 होके टूटेगा। और अगर इसी में हम यील्ड मान लीजिए 110 mm पे हुआ, तभी 70 खोलेंगे, अरे गुरुजी यील्डिंग हो गया 110 पे। तो यहाँ डक्टाइल मटेरियल की डिजाइन यील्डिंग पर ही करते, ब्रेकिंग तक नहीं जाते भैया। एकदम क्लियर हुआ? एकदम से शानदार। अगर समझ में आए तो फिर बताइए, सब लोग थम्स अप करके बताइए। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया के टर्म में हम सब लोग डक्टिलिटी को मेजर करते हैं। अब 2-3 बातें और जो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप लोग करते रहिए। ठीक है,
रबड़ का बारे में हम सब लोग कर चुके थे, आई थिंक हमें सब याद भी है कि करा दिए थे। अलग अलग फार्मूले को देख लीजिए। तो इलास्टिक लिमिट क्या है या स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट क्या है, मैक्सिमम को काट देंगे, लोड एट इलास्टिक पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड एट, अगर यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो लोड एट लोअर पर ध्यान रखिएगा, ये लोअर पर होता है, यील्ड एक्चुअल यील्ड स्ट्रेंथ लोअर पर ही होता है, तो लोड एट लोअर यील्ड पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, मैक्सिमम लोड, भैया अल्टीमेट होगा, हद कर दिया आपने। तो क्या है, मैक्सिमम लोड एट अल्टीमेट पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है, मैक्सिमम लोड अपॉन ए नॉट क्या है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगला फॉर्मूला, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, रप्चर स्ट्रेंथ या इसी को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसी क्या कहेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अब ये देखिए, ये सब एक स्पेसिफिक पॉइंट है इसलिए स्ट्रेंथ है, ये सब एक स्पेसिफिक क्या है, पॉइंट्स हैं कि इस स्ट्रेस में भैया हम निपट जाएंगे, हम ब्रेक हो जाएंगे, तो इसलिए स्ट्रेंथ है। तो लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू 100, और परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन होगा LF माइनस LI अपॉन LI इनटू 100। अगला क्या है, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया होगा, ठीक है। तो परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ लेंथ होना चाहिए, वहां पे परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया, ये क्या होगा, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया आपके हिसाब से क्या होने वाला है, आपके हिसाब से क्या रिडक्शन जब बोली थी, इसका मतलब पहले वाला गुरुजी, पहले वाला जो था वो क्या था, तो परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इक्वल टू इनिशियल एरिया माइनस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्रैक्चर पॉइंट, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया, AI अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100। और अगर कोई पूछे ट्रू सच्ची ब्रेकिंग, सच्ची में क्या है, सच्ची मुच्ची अलग अलग होता है, हाँ सच्ची में क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलता रहता है गुरुजी, लेकिन आप तो ओरिजिनल, क्योंकि आप तो इंजीनियर आदमी ठहरे, इंजीनियर लोग जो नापते हैं वो शुरू में जो एरिया था वही लेके मस्त पड़े हैं। तो जो लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और लोड अपॉन इंस्टंटेनियस एरिया होता है ट्रू स्ट्रेस। तो इसी में ट्रू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अगर कह रहा है तो लोड ऑफ फ्रैक्चर अपॉन एरिया ऑफ नेक, या फिर एरिया ऑफ नेक का मतलब क्या, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग। बेहतरीन, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है एकदम बिल्कुल। अब इसको बहुत ध्यान से एक बार दिलो दिल से देख लो यार, एकदम सब देख लो, बहुत बेहतरीन चीज है, ये सब गर्दा उड़ाने वाली चीज है, एकदम देख लो, मजेदार। इस फिगर को देख लो, अरे गुरुजी ये तो बड़ा गड़बड़ था, पर सब इसी में बनाए जा रहे हो एकदम यार, कुछ भी सब कुछ एक में बना दोगे, हाँ बना देंगे, तभी तो एक के साथ पढ़ेंगे, जब एक ही बनाएंगे तभी तो एक साथ पढ़ पाएंगे। अब क्वेश्चन आया, एक तरफ क्या है स्ट्रेस एक्सिस और दूसरी तरफ क्या है स्ट्रेन एक्सिस, एक तरफ स्ट्रेस है और दूसरी तरफ क्या है स्ट्रेन है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें 4 कर्व आपको दिखाए गए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, A1 और उसका A2, ये दूसरा, और इसका तीसरा, और इसका 4 एक साथ है, इसे कैसे, अरे चारों को अलग अलग टेस्ट किए और एक साथ बना ही दिए, और क्या एक ही बार बना दिए, लेकिन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट अलग अलग हुआ है। अब अगर देखें तो यहां बगल में लिखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज, मतलब सबसे नीचे वाले कर्व में ना परसेंटेज सबसे कम, उसके ऊपर वाले में थोड़ा ज्यादा, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा, तो ऐसे जैसे परसेंटेज कार्बन बढ़ा रहे हैं कर्व आपका अलग अलग होता जा रहा है, और होना भी चाहिए भाई, मटेरियल अलग अलग है तो कर्व अलग अलग होगा, ठीक है। तो इन सारे कर्व को बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए, ठीक है,
सब कुछ देख लीजिए, इस पे बहुत देर तक चर्चा होने वाली है, लगभग हम आपको आधे घंटे के आसपास इस पर बात करेंगे। तो ये कर्व हम तो लोग कल देखेंगे, अभी केवल आप देख लीजिए कि एक ही फिगर में मल्टीपल कर्व्स बनाए गए हैं और जो परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेस के टर्म में बनाए गए हैं। ठीक है, अब सबसे नीचे जो सबसे नीचे है उसमें सबसे कम कार्बन परसेंटेज है और सबसे दूर पर जाके फ्रैक्चर हुआ है, सबसे दूर ऐसे लहर आती हुई सबसे दूर पर जाकर फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद जैसे देखें तो थोड़ा पास आके फ्रैक्चर हुआ और थोड़ा पास, तो फ्रैक्चर पॉइंट हर एक का जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं और फ्रैक्चर पॉइंट कम होता जा रहा है। शुरुआत में सबका कर्व सेम है, शुरुआत में सबका कर्व सेम है, सबका स्लोप सेम होगा और स्लोप बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब क्या है, कार्बन परसेंटेज बदलने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होता। सारी स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सेम होगा। सारी स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सेम होगा। मजा आया एकदम से। तो इस कर्वों में और कुछ घुसा के कई चीजें बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और क्लास जो लोग रेगुलर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से क्लासेस कर लिया करें भाई। थोड़ा सा समय अपने हिसाब से मैनेज करके डेली क्लास करेंगे तभी आपको मजा आएगा। एज एन ऑफलाइन क्लास की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इसको ऑफलाइन की तरह डेली ट्रीट करते हुए पढ़ें। ठीक है, बेहतर क्लासेस होंगी अगर आप रेगुलर ज्वाइन करोगे। सोम आपके खून ने दिलो दिमाग से लेके खून में जो नर्व्स हैं उसमें भी घुसा देंगे। और टेंशन ना लो, सोम बहुत आसान नहीं है लेकिन आसान हो जाएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो जैसा भी लगा क्लास के बारे में आप सब लोग बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और अपने पड़ोसियों का, अपने इष्ट मित्रों सबको ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।